हेलो एवरीवन, मैं गायत्री शर्मा और ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले 2 लेक्चर्स में मैंने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बहुत कुछ डिस्कस किया था। आज हम उसके आगे का डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का आगे का सफ़र। पिछले लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था सिंधु घाटी सभ्यता की खोज, नगर योजना, समाज, कृषि, पशुपालन, व्यापार, सील्स और धार्मिक मान्यताएं। तो ये सब मैंने पिछले लेक्चर्स में 2 लेक्चर्स में डिस्कस कर दिया है और आज इसका तीसरा लेक्चर है और आखिरी लेक्चर है, जिसमें मैं इसके महत्वपूर्ण पुरास्थल और सभ्यता का पतन कैसे हुआ, ये टॉपिक्स डिस्कस करूँगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके पुरास्थलों में जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा पहले पाया गया था वो है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ है मृतकों का टीला। इसका मतलब ये मोहनजोदड़ो जो शब्द है, इस शब्द का मतलब होता है मृतकों का टीला। सिंधु नदी जो है, सिंधु नदी के तट पर सिंध प्रांत के लरकाना जिले में है मोहनजोदड़ो। इसमें जो सबसे बड़ी एक इमारत पाई गई है उसका नाम है वृहद स्नानागार, जो कि काफ़ी फेमस है। इस चित्र में आप देख सकते हैं, ये एक बड़ा सा गड्ढे जैसा है, मतलब एक स्विमिंग पूल जैसा है जिसमें पानी हुआ करता था। सीढ़ियाँ भी बनी हुई हैं और साइड साइड में जो ये टूट गए हैं, ये माना जाता है कि ये चेंजिंग रूम्स हुआ करते थे। तो ये या तो किसी रिलीजियस पर्पस के लिए या किसी और कारण से या एक पब्लिक बात हुआ करता था। ये इस तरह से यहाँ पे मोहनजोदड़ो में पाया गया है। इसके अलावा यहाँ एक वृहद अन्नागार भी मिला है। अन्नागार मोहनजोदड़ो के अलावा सिंधु सभ्यता के लगभग कई स्थलों में ये अन्नागार प्राप्त हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये लोग कृषि में काफ़ी उन्नत थे, इनकी कृषि बहुत ज़्यादा होती थी, जिस वजह से ये अन्नागार बना कर रखते थे। उसमें अपने कृषि के जो सामान है उसको सुरक्षित रखते थे और उसको शायद ट्रेड पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा एक बड़ा सा सभा कक्ष मिला है, असेंबली हॉल। वहाँ पर रिलीजियस गैदरिंग्स वगैरह या जो भी है इस तरह की चीज़ें हुआ करती थी। उसके अलावा खुदाई में जो मुख्य आर्टिकल्स मिले हैं उसमें है कांसे की नर्तकी की मूर्ति, जो मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था, ये वाली। उसके अलावा पशुपति नाथ की सील प्राप्त हुई है, जिसमें ये बीच में एक देवता जैसी पुरुष एक बैठा हुआ है, जिसके सामने चारों ओर जो जानवर हैं, पशु हैं, वो नतमस्तक हैं। तो ये पशुपति नाथ की सील है। इसके अलावा स्टेटाइट की एक बियर्डेड मैन की मूर्ति मिली है। ये स्टेटाइट की जो ये बियर्डेड मैन की मूर्ति है, ये भी वहाँ खुदाई में प्राप्त हुई है। जो ये सारी चीज़ें अभी दिल्ली के नेशनल म्यूजियम में रखी हुई हैं। इसके अलावा जो सबसे अधिक मात्रा में प्राप्त हुई है वो है मातृ देवी की मूर्तियाँ। मुख्यतः ये मूर्तियाँ टेराकोटा की प्राप्त हुई हैं। मोहनजोदड़ो से सबसे अधिक मात्रा में सील प्राप्त हुई हैं। टोटल 1358 सील प्राप्त हुई हैं, 98 सील प्राप्त हुई है, जिसमें से जो कि पूरी सील्स का, जितनी भी पूरे सिंधु घाटी सभ्यता के सभी पुरास्थलों से सील प्राप्त हुई है उसका 56% है। इसका मतलब कि यहाँ व्यापार बहुत ही अधिक विकसित था मोहनजोदड़ो में। अब आते हैं दूसरी महत्वपूर्ण आर्कियोलॉजिकल साइट, जो है हड़प्पा। हड़प्पा जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता में खोजी गई सबसे पहली पुरास्थल था। सबसे पहले इसकी खोज हुई थी 1921 ईस्वी में। इसकी खोज की थी दयाराम साहनी जी ने 1921 ईस्वी में पंजाब जिले के पंजाब के मोंटगोमरी जिले में। पंजाब जो कि अभी पाकिस्तान का पंजाब है, पाकिस्तान का जो पंजाब है वहाँ के मोंटगोमरी जिले में इस हड़प्पा नगर की खोज की थी। कहाँ पे? तो रावी नदी के तट पर। हड़प्पा में 6 वृहद अन्नागार मिले हैं, जो कि एक के बाद एक रो में लगे हुए हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो इस तरह के 6 वृहद अन्नागार मिले हैं। तो इन अन्नागार का क्या मतलब है? ये जैसे ये अभी जो प्राप्त हुए, ये तो ऊपर की छत टूट गई है, लेकिन ये एक आर्टिस्ट का स्केच है कि ऐसा हुआ करता था। इसमें आप ध्यान से देखिए, ये मतलब काफ़ी बड़े हैं, बहुत ही बड़े साइज़ में हैं। इनमें विशेष बात ये थी कि ये जिप्सम और चूने पत्थर के बने हुए होते थे। ठीक है, जिप्सम और चूने पत्थर का उपयोग इनकी जो है कोटिंग करने में होता था, जिसकी वजह से इसमें सीलन नहीं होती थी। सीलन नहीं होने से अन्न खराब नहीं होता था। इसके अलावा अलग अलग उसमें देखो सेपरेशन किया हुआ है। ये जो सेपरेशन करने का क्या मतलब है? सेपरेशन करने का मतलब ये है कि अगर एक जगह का अन्न खराब हो जाता है तो उसके साथ रहकर दूसरी जगह का अन्न खराब नहीं होता है। तो आज के जो वेयर हाउसेस हैं वो इसी पद्धति पे बनाए जाते हैं। तो उस समय भी इन लोगों की टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा डेवलप थी। इसके अलावा कब्रगाह पाई गई है, एक बड़ी कब्रगाह मिली है हड़प्पा में, जहाँ पे आंशिक और ताबूत में भी दफनाए मतलब हुए शव प्राप्त हुए हैं, जो कि इनका आंशिक बरियल हुआ है या उनको ताबूतों में दफनाया गया है।
इसके अलावा यहाँ से खिलौने बहुत अधिक मिले हैं। उसमें जो प्रसिद्ध है वो है टेराकोटा की बैलगाड़ी, इस तरह की। तो ये यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में प्राप्त हुए हैं। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण नगर है वो है कालीबंगन। कालीबंगन हड़प्पा सभ्यता का एक बहुत ही महत्वपूर्ण नगर है। ये घग्गर नदी के किनारे है। घग्गर नदी जो कि एक सीजनल नदी है, ये टाइम पे बहती है, उसके बाद ये ड्राई हो जाती है। तो इस नदी को पाकिस्तान में हकरा नदी भी कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा की जितनी साइड्स है ये सरस्वती रिवर के आसपास थी, और ये जो घग्गर नदी है ये सरस्वती रिवर का पाथ ही फॉलो करती है। घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ जिले में राजस्थान में कालीबंगन नगर पाया गया है। यह पूर्ण रूप से किलेबंद नगर है। किलेबंद नगर का मतलब यह है कि ये पूरा नगर है, नगर के चारों तरफ दीवार उठाई गई है और दीवारों पर बास्टल्स बनाए गए हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ये पूरी तरह से इनकी किलेबंदी की गई थी। किलेबंदी की गई थी, शायद इनको आक्रमण का भय था, इस वजह से किलेबंदी थी, कुछ भी हो सकता है। इसके अलावा जुता हुआ खेत प्राप्त हुआ है, मतलब खेतों में जुताई ये लोग करते थे। 7 अग्निकुंड मिले हैं। अग्निकुंड से ये पता चलता है कि ये लोग आग की पूजा करते थे, अग्नि की पूजा करते थे। आप लोग यहाँ चित्र में देख सकते हैं इस तरह के अग्निकुंड। तो इस तरह के अग्निकुंड प्राप्त हुए। देखिए यहाँ पे नालियाँ भी बनी, उनका ड्रेनेज सिस्टम भी कितना अच्छा था। यहाँ पे भी इनका ड्रेनेज सिस्टम जो है अच्छा है। इसके अलावा जानवरों की हड्डियाँ भी प्राप्त हुई हैं उस जगह से। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे शायद बलि की प्रथा प्रचलित थी, इसलिए जानवरों की हड्डियाँ मिली हैं। मेसोपोटामिया की बेलनाकार सील जो है वो कालीबंगन से प्राप्त हुई है। इसका मतलब कि मेसोपोटामिया से इनका व्यापारिक संबंध था, ये लोग मेसोपोटामिया से व्यापार करते थे, इसलिए उस जगह की सील यहाँ पे प्राप्त हुई है। इसके अलावा कालीबंगन में युग्म समाधियाँ भी प्राप्त हुई हैं, जहाँ पर जो है एक मेल और फीमेल को एक साथ दफनाया गया है। अगली जो इम्पोर्टेंट साइट है वो है बनवाली। बनवाली जो है ये एकमात्र ऐसा नगर है जिसकी जो है नगर योजना ग्रिड पद्धति पर नहीं है। बाकी जितने भी नगर पाए गए हैं सबकी नगर योजना ग्रिड पद्धति पर है, जैसे कि इस तरह से सीधा सीधा, फिर उसके बाद इस तरह से। तो ये एक ग्रिड बना के यहीं पे इसी हिसाब से घर बनाए जाते थे, इसी पे सड़कें बनाई जाती थी। तो ये एक ग्रिड पैटर्न पे होता था, मतलब एक इसका सीधा पैटर्न हुआ करता था, इसी को बोलते हैं ग्रिड पद्धति। तो जितने भी नगर हड़प्पा संस्कृति के मिले हैं सब के सब ग्रिड पैटर्न पे बने हुए हैं, लेकिन ये बनवाली एकमात्र ऐसा नगर है जो कि ग्रिड पद्धति में नहीं बना है, इसमें ग्रिड पद्धति नहीं पाई जाती है। इसके अलावा यहाँ व्यवस्थित नालियों का भी अभाव है, मतलब यहाँ पे नालियाँ भी उतनी तरह से सुव्यवस्थित ढंग से नहीं है जैसे बाकी सब जगह पर हैं। यहाँ पे हल का खिलौना प्राप्त हुआ है, मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है, जो कि नॉर्मली सभी साइट्स में प्राप्त हुई है। अगली जो इम्पोर्टेंट साइट है वो है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी सिंधु सभ्यता का अभी का सबसे बड़ा पुरा स्थल है, जो कि लगभग 350 एकड़ तक फैला हुआ है। हालांकि इसकी जब खुदाई हो रही थी तो मान लीजिए पहले 2 जगह इन लोगों ने खुदाई की, फिर उसके बाद आगे खुदाई की तो और आगे मिला, फिर आगे खुदाई की तो और आगे मिला, तब इनको पता चला कि ये तो 350 एकड़ से भी बड़े इलाके पे है और ये इससे भी बड़ा है। लेकिन चूंकि वहाँ अभी गांव बसे हुए हैं इसलिए उनको हटाना एक पॉलिटिकल इशू हो गया, इसलिए अभी इसकी खुदाई का काम जो है रुका हुआ है, इसकी खुदाई का काम अभी आगे नहीं बढ़ पा रहा है। किंतु ये अभी सबसे बड़ा पुरास्थल हो गया, क्योंकि मोहनजोदड़ो जो पहले पुरास्थल हुआ करता था वो लगभग 300 एकड़ तक ही था, लेकिन ये जो है ये 350 एकड़ तक इसकी खोज हो चुकी है, खुदाई हो चुकी है, इसलिए अब ये सबसे बड़ा नगर हो गया है। ये है घग्गर नदी के से 27 किलोमीटर दूर पर। तो ऐसा माना जाता है कि पहले घग्गर नदी यहाँ से प्रवाहित होती थी, लेकिन अब नदी ने अपना मार्ग बदल लिया, अपना प्रवाह बदल लिया, इसलिए अब ये नदी से दूर हो गया है। रेडियो कार्बन डेटिंग के अनुसार C14 डेटिंग के अनुसार इसकी जो इसमें ऑब्जेक्ट्स मिले हैं वो कुछ ऑब्जेक्ट जो है 5000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व के पुराने तक के हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि यह नगर 5000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व के बीच में बसाया गया था। यहाँ भी अन्नागार मिले हैं, अग्निकुंड मिले हैं, उसके अलावा यहाँ पे सोने का काम करने की एक कारखाना मिला है। तो यहाँ पे ऐसा कारखाना मिला है जहाँ सोने का काम होता था, ज्वेलरीज वगैरह बनाई जाती थी। इसके अलावा यहाँ पे 39 कंकाल भी मिले हैं, 39 कंकाल मिले हैं जिन पर अभी भी शोध जारी है। इसकी DNA टेस्टिंग की जा रही है और उस पर शोध किया जा रहा है। आगे जो भी रिजल्ट आएगा हमें और आगे जानकारी मिलेगी और हमें पढ़ने को मिलेगा। इसके बाद जो अगला मुख्य स्थल है वो है लोथल। लोथल इन लोगों का जो है एक क्या बोलते हैं बंदरगाह और गोदी था, डॉकयार्ड था। ये विश्व का प्राचीनतम बंदरगाह है, क्योंकि इससे पुराना बंदरगाह अभी तक विश्व में कहीं भी खोजा नहीं गया, ये सबसे प्राचीनतम है। ये खंबात की खाड़ी गुजरात में है।
भोगवा या साबरमती नदी के मुहाने पर है। भोगवा जो है ये साबरमती नदी की एक ट्रिब्यूटरी है, जिसके मुहाने पर ये लोथल नगर है। यहाँ पे मनके बनाने के कारखाने, टेराकोटा का घोड़ा, युग्म समाधियाँ, टेराकोटा के जहाज, ये सब चीज़ें प्राप्त हुई हैं। तो युग्म समाधि कालीबंगन के अलावा लोथल में भी मिली है। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य यहीं से मिला है। और यहाँ पे बटन के आकार की फारस की सील भी मिली है। ये जो है ये एक बंदरगाह था और गोदी था। तो ये बंदरगाह किंतु अभी ये समुद्र से काफ़ी अंदर है, ये समुद्र के पास में नहीं है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि समुद्र पहले यहाँ तक हुआ करता था, लेकिन अभी इतने सालों में ज्योग्राफी काफ़ी चेंज हो चुकी है, इसलिए समुद्र का तट जो है और दूर हो चुका है और लोथल नगर काफ़ी अंदर आ गया है और एक नदी के तट पर हो गया है। ये आप देख सकते हैं, ये एक आर्टिस्ट का स्केच है। इस तरह का अगर लोथल नगर उस समय पे इस तरह का कुछ हुआ करता था, इस तरह का डॉकयार्ड था। जैसे मान लीजिए जब नदी से पानी आता है तो काफ़ी अपने साथ सिल्ट बहा कर लाता है। सिल्ट बहा कर लाता है तो क्या होता है, इससे जहाज़ों का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। तो इन लोगों ने जो है सिल्ट निकालना काफ़ी मुश्किल होता है, तो इन लोगों ने उसका एक आसान तरीका निकाला। इन्होंने क्या किया कि नदी से एक चैनल निकाल दिया। इस चैनल के जरिए जहाज़ आते थे, यहाँ डॉकयार्ड में यहाँ पे खड़े होते थे, लोडिंग अनलोडिंग का काम हो जाता था और यहाँ से ये वापस नदी से चले जाते थे। तो यहाँ पर ज़्यादा सिल्ट जमा नहीं होता था, इसलिए जहाज़ों को आसानी होती थी। तो इस तरह से ये इन लोगों का काफ़ी साइंटिफिक तरीका ये लोग इस्तेमाल करते थे। तो ये लोग इस तरह से देखेंगे तो ये लोग टेक्नोलॉजी और साइंस में काफ़ी विकसित थे। अब आते हैं अगले महत्वपूर्ण नगर में, जो है चानूदाड़ो। चानूदाड़ो जो है ये मोहनजोदाड़ो से 130 किलोमीटर दूर है। 130 किलोमीटर दूर है, लेकिन इसमें कोई सिटाडेल नहीं है। तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि चानूदाड़ो जो है वो एक औद्योगिक नगर था। ये सिर्फ मोहनजोदड़ो को सपोर्ट करने के लिए ये नगर बसाया गया था। यहाँ पे मुख्यतः काश्तकार और जो है आर्टिजन्स वगैरह ही रहते थे, जो कि वहाँ पे कारखानों में काम करते थे और तरह तरह की वस्तुएं जैसे सील, खिलौने, मनके, आभूषण, ये सब चीज़ें बनाते थे। तो ये एकमात्र ऐसा नगर है जिसमें सिटाडेल नहीं है। और यहाँ पे ऐसी ईंटें प्राप्त हुई हैं जिसमें कुत्ते के पैरों के छाप मिले हैं, जिससे पता चलता है कि ये लोग कुत्ते से परिचित थे। उसके अलावा जो हमारा अगला महत्वपूर्ण साइट है वो है धोलावीरा। धोलावीरा जो है ये एक बड़ा शहर है और एकमात्र ऐसा शहर है जो 3 भागों में बटा हुआ है। ये गुजरात के कच्छ ज़िले में है। यहाँ पे नालियाँ भी बहुत ही व्यवस्थित ढंग से हैं और यहाँ पे जल संचयन का भी जगह है जिसको रिजर्वायर बोलते हैं। तो यहाँ पे जल संचयन के लिए रिजर्वायर्स भी बनाए गए हैं और यहाँ से एक बड़ा अभिलेख भी प्राप्त हुआ है जिसकी वजह से हमें ये पता चला है कि इनकी स्क्रिप्ट वोस्टोफेडॉन हुआ करती थी। इसके अलावा जो है गुजरात के कच्छ ज़िले में ही एक और साइट प्राप्त हुई है जिसका नाम है सुरकोटदा। सुरकोटदा इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से घोड़े का अवशेष प्राप्त हुआ है, मतलब घोड़े के जो है जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। ये एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ से घोड़े का कोई फिजिकल एविडेंस प्राप्त हुआ है, क्योंकि लोथल से सिर्फ उसकी टेराकोटा फिगरेन प्राप्त हुई है, लेकिन यहाँ से घोड़े के अवशेष या घोड़े के जो है अस्थि पंजर प्राप्त हुए हैं। ये भी एक बंदरगाह या गोदी था, लेकिन ये भी अभी काफ़ी अंदर में है। तो ऐसा माना जाता है कि उस समय समुद्र का विस्तार यहाँ तक था, समुद्र तट यहाँ तक आता था, सुरकोटदा तक। यहाँ पे अंडाकार कब्रें प्राप्त हुई हैं, ठीक है। यहाँ पे अंडाकार कब्रें प्राप्त हुई हैं और यहाँ पे ऐसी कब्रें प्राप्त हुई है जहाँ पे मतलब कि पॉट ब्यूरियल हुआ करता था। उसके अलावा अगली जो मुख्य साइट है वो है सुख्त-गेंडोर। सुख्त-गेंडोर जो है वो मकरान तट पे है, बलूचिस्तान के मकरान तट पर है सुख्त-गेंडोर और ये है दश्क नदी के किनारे। ये सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी बिंदु है, ये सबसे वेस्टर्न मोस्ट साइट है। अब आप इस मैप में देख सकते हैं जितनी भी साइट्स मैंने बताई वो कहाँ कहाँ पे हैं। देखिए ये सुख्त-गेंडोर है जो कि मकरान तट पे है, ये धोलावीरा है, सुरकोटदा है, कुंतासी है, उसके बाद ये है लोथल है। तो देखिए ये समुद्र तट से काफ़ी अंदर में है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि पहले समुद्र तट यहाँ तक हुआ करता था। अभी ज्योग्राफी चेंज होने की वजह से ये तट जो है, ये समुद्र तट जो है और दूर हो चुका है इनसे। इसके अलावा यहाँ पे देखिए ये हड़प्पा है, उसके बाद फिर ये आपका है राखीगढ़ी, कालीबंगन, ठीक है। तो ये सारी महत्वपूर्ण साइट्स हैं, ये मांदा है। तो ये देखिए ये जितनी महत्वपूर्ण साइट्स मैंने बताई वो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। अब आते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ। इसका कई इतिहासकार कई अनुमान लगाते हैं, तरह तरह के इतिहासकार तरह तरह के अनुमान लगाते हैं। कुछ बोलते हैं कि इसका पतन हुआ था भूकंप या बाढ़ की वजह से।
कुछ बोलते हैं कि नदियों ने अपना रास्ता बदल दिया जिस वजह से इस सभ्यता का पतन हो गया। लेकिन जो सबसे फेमस थ्योरी है वो है पर्यावरण परिवर्तन, कि यहाँ पे पर्यावरण में काफ़ी परिवर्तन हुआ, सूखा पड़ा, वर्षा की कमी हो गई, इसकी वजह से इन लोगों का पतन हुआ या इन लोगों को ये जगह खाली करके दूसरी जगह जाना पड़ा। यहाँ पे अस्थाई सिंचाई व्यवस्था इनकी नहीं थी, अस्थाई सिंचाई का अभाव था। ये लोग सिर्फ नदी की बाढ़ या बारिश पे, इसी पे ये लोग डिपेंड थे, जिसकी वजह से जब सूखा पड़ा और वर्षा कम हो गई तो इनके यहाँ जो है कृषि क्षेत्र का अभाव हो गया और ये खेती जो है ठीक से नहीं हो पाई, जिसकी वजह से इन्हें भोजन का अभाव हो गया और इन्हें ये जगह छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ा और इस सभ्यता का पतन हो गया। आर्यों का आक्रमण भी इसका एक कारण माना जाता है। ऋग्वेद में ह्यूम्पिया के युद्ध का जिक्र किया हुआ है, जिसको हड़प्पा के युद्ध, हड़प्पा के नाम से जोड़कर देखा जाता है, जिसकी वजह से आर्यों के आक्रमण की भी एक थ्योरी बताई गई है। जनसंख्या पूर्व की तरफ धीरे धीरे इनकी स्थानांतरित हो जाती है, तो ये सब कारण की वजह से इनकी जनसंख्या जो है पूर्व की तरफ स्थानांतरित होती है, मतलब गंगा बेल्ट में स्थानांतरित हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि अभी जो द्रविड्स हैं ये सिंधु सभ्यता के ही जो है, द्रविड्स है वही सिंधु सभ्यता के लोगों के जो है, सिंधु सभ्यता के लोग द्रविड्स थे। एक और ख़ास बात, ये लोग लोहे से परिचित नहीं थे, ये लोग लोहा नहीं जानते थे। ठीक है, अब यहाँ पे लेक्चर ख़त्म होता है, आते हैं आज के क्विज की तरफ। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा पुरा स्थल कौन सा है, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है, मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है, ये हमारा दूसरा प्रश्न है। पूर्णतः किलेबंद नगर कौन सा है, ये हमारा तीसरा प्रश्न। सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह कौन कौन से थे, उनका नाम बताना है। विश्व का प्राचीनतम बंदरगाह कौन सा है, उसका नाम बताना है। एकमात्र नगर जो 3 भागों में बटा हुआ है, उसका नाम बताना है। सिंधु सभ्यता का अंत किस कारण से हुआ था, उसका मुख्य कारण क्या था, वो हमें यहाँ पे बताना है, जो मैक्सिमम इतिहासकार जिस कारण को बताते हैं। सिंधु सभ्यता के लोगों की जो है वो किस धातु से परिचित नहीं थे, ऐसी कौन सी धातु थी जिससे सिंधु सभ्यता के लोग नहीं परिचित थे। तो इस लेक्चर की PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप लोग वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए और PDF वहाँ से डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। तो आइए एक क्वेश्चंस के आंसर देख लेते हैं। आइए पिछले दिन के क्विज के क्वेश्चंस देखते हैं और उसके आंसर्स देखते हैं। तो पिछले दिन का क्विज का हमारा जो पहला प्रश्न था वो था, सिंधु सभ्यता के समाज का मुख्य व्यवसाय क्या था। हमारा दूसरा प्रश्न, चावल के साक्ष्य जो हैं कहाँ से मिले हैं। तीसरा प्रश्न, जुता हुआ खेत हमें कहाँ से मिला है। चौथा प्रश्न, सिंचाई के लिए जो जल संचयन व्यवस्था है या रिजर्वॉयर है वो कहाँ से प्राप्त हुई है। घोड़े के साक्ष्य हमें किन किन जगहों से मिले हैं। व्यापार का माध्यम उन लोगों का क्या हुआ करता था। तौल की इकाई उनकी जो है किस अनुपात में हुआ करती थी। मंदिर का अस्तित्व था या नहीं था, वो लोग मंदिरों में पूजा करते थे या नहीं करते थे। पशुपति नाथ के चारों ओर कौन कौन से जानवर हैं और युग्म समाधियाँ हमें कौन कौन स्थान से प्राप्त हुई हैं। तो आइए इस क्विज का आंसर देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता के समाज में मुख्य व्यवसाय जो था वो था व्यापार। ये लोग मुख्यतः व्यापारी थे, स्पेशली यहाँ पे व्यापारी ही थे जो इसको रूल करते थे। यहाँ पे जो शासक वर्ग था वो व्यापारियों का वर्ग ही माना जाता था। चावल के साक्ष्य जो हैं वो लोथल और रंगपुर में मिले हैं। तो चावल के साक्ष्य में कहाँ पे मिले हैं, लोथल और रंगपुर में, राइस हस्क मिला है। जुता हुआ खेत कालीबंगन, जुता हुआ खेत हमें कहाँ से मिले हैं, कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। सिंचाई के लिए जल संचयन की व्यवस्था मतलब रिजर्वॉयर हमें कहाँ मिला है, धौलावीरा में। घोड़े का साक्ष्य हमें लोथल और सुरकोटदा से मिला है। व्यापार का माध्यम विनिमय हुआ करता है, विनिमय मतलब बार्टर सिस्टम, लेन देन करना। तो ये लोग एक सामान लेते थे और उसके बदले दूसरी सामान दे देते थे, तो अदला बदली करके ये लोग व्यापार करते थे। तौल की इकाई 16 के अनुपात में हुआ करती थी। तो तौल की इकाई किस अनुपात में थी, 16 के अनुपात में। मंदिर का अस्तित्व नहीं था, जी नहीं, ये लोग मंदिर में बिल्कुल पूजा नहीं करते थे। मंदिर यहाँ पे खुदाई में एक भी मंदिर प्राप्त नहीं हुए हैं। पशुपति नाथ के चारों ओर जो पशु हैं वो हैं भैंसा, गैंडा, चीता और हाथी, ये 4 पशु हैं। 2 पशु जो ये लोग जिससे ये लोग परिचित नहीं थे या जो यहाँ पे नहीं पाए जाते थे वो हैं शेर और घोड़ा। युग्म समाधियाँ हमें लोथल और कालीबंगन से प्राप्त हुई। तो लोथल और कालीबंगन से हमें युग्म समाधियाँ प्राप्त हुई हैं। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपको लेक्चर कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए,
अगर नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि डिसलाइक क्यों किया। इस लेक्चर की PDF मैं अगेन बोल दे रही हूँ, मैं टेलीग्राम चैनल में डाल दूँगी और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप लोग वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं और PDF को डाउनलोड करके देख सकते हैं। तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू एंड जय हिंद।